हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर आशुतोष उपाध्याय एक बार पुनः भारतीय भूगोल की श्रृंखला के अंतर्गत प्रायद्वीपीय नदी तंत्र के अंतर्गत बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक आपके सामने लेकर आया हूं। आशा करता हूं आपको पसंद आएगा। तो आज हम नर्मदा नदी तंत्र को विस्तार से समझेंगे। इससे पीएससी हो या वनडे एग्जाम हो, इसमें बहुत सारे महत्वपूर्ण क्वेश्चंस एग्जाम में आते हैं। तो सारे क्वेश्चंस को आज हम डिस्कस करेंगे। और एग्जाम में नर्मदा नदी पर काफ़ी क्वेश्चन एग्जाम में पहले भी आए हुए हैं और भविष्य में भी संभावनाएं हैं। तो नर्मदा नदी में जो भी मैं पॉइंट्स आपको बताऊंगा, इन पॉइंट्स को आप अच्छे से पढ़िएगा और डेफिनेट है कि इनसे ही आपके सारे क्वेश्चन एग्जाम में आ जाएंगे। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं इसको। देखिए, सबसे पहली चीज तो है कि मां नर्मदा जो है, इसे हम मध्य प्रदेश की जीवन रेखा कहते हैं और हमारे भारत की हृदय रेखा भी इन्हें कहा जाता है। नर्मदा नदी की बात करेंगे तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि प्रायद्वीपीय भारत की दो प्रमुख बड़ी नदियां नर्मदा एवं ताप्ती, ये पूर्व से पश्चिम की ओर प्रवाहित होती हैं एवं अरब सागर में अपना जल विसर्जित करती हैं। और ये दोनों ही नदियां डेल्टा का निर्माण नहीं करती, ये दोनों नदियां एस्चुरी का निर्माण करती हैं। तो आइए हम विस्तार से नर्मदा नदी को समझते हैं। ये कहाँ से इसका उद्गम होता है, कहाँ यह अपना जल विसर्जित करती हैं, किन किन जिलों से होकर प्रवाहित होती है, कितने राज्यों में प्रवाहित होती है, कहाँ कहाँ वाटरफॉल का निर्माण करती है, कौन कौन सी परियोजनाएं इस नदी पर चल रही हैं और इन्हें किस किस नाम से जाना जाता है, ये सब हम विस्तार से चर्चा करेंगे। और भी करंट अफेयर्स के अकॉर्डिंग जो भी क्वेश्चन एग्जाम में आ सकते हैं इनसे, उन पर भी हम डिस्कस करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं नर्मदा नदी के उद्गम की। नर्मदा नदी का जो उद्गम है, यदि आप सबसे पहले तो आपको एमपी का मैप याद करना पड़ेगा यदि आपको मैप में स्टडी करना है, क्योंकि अब एग्जाम का पैटर्न चेंज हो चुका है। पहले एग्जाम में क्वेश्चन जो आते थे वो सिंगल लाइन डायरेक्ट फैक्ट आते थे। अब एग्जाम में क्वेश्चन आता है निम्न में से कौन सा शहर इस नदी के किनारे बसा हुआ है, कौन सी रेखा किस नदी या जिले या किस शहर के अंतर्गत से होकर गुजरती है। तो इसके लिए आपको सबसे पहले मैप याद होना चाहिए और मैप के पश्चात फिर संबंधित राज्य या संबंधित जिले, उन क्षेत्रों में जो भी हैं उनकी लोकेशन आपको पता होना चाहिए। तो नर्मदा नदी से संबंधित बिंदु पर हम चर्चा करते हैं। तो देखिएगा, ये मध्य प्रदेश का मैप मैंने ड्रा किया है। तो मध्य प्रदेश के मैप में जो हमारा पूर्वी क्षेत्र है, पूर्वी क्षेत्र के अंतर्गत शहडोल संभाग है। शहडोल संभाग में अनूपपुर जिले में अमरकंटक क्षेत्र में पुष्पराजगढ़ तहसील। देखिए, एग्जाम में क्वेश्चन कुछ भी आ सकता है। यह भी पूछा जा सकता है कि नर्मदा नदी का उद्गम किस संभाग से होता है। दूसरा क्वेश्चन आ सकता है नर्मदा नदी का उद्गम किस जिले से होता है, किस क्षेत्र से होता है। और एक बार पीएससी में क्वेश्चन ये भी आ चुका है कि नर्मदा नदी का उद्गम किस तहसील से होता है। तो ध्यान रखिएगा, यदि संभाग पूछा जाएगा तो शहडोल संभाग, जिला पूछा जाएगा अनूपपुर जिला, क्षेत्र पूछा जाएगा अमरकंटक क्षेत्र एवं तहसील पूछी जाएगी तो पुष्पराजगढ़ तहसील है। तो नर्मदा नदी का उद्गम शहडोल संभाग, अनूपपुर जिले, पुष्पराजगढ़ तहसील एवं अमरकंटक क्षेत्र से होता है। यह नदी, यदि इसकी हम दिशा की चर्चा करें तो यह नदी आप देख रहे हैं वी फार्मूला, ये वेस्ट है हमारा, ये ईस्ट है। तो नर्मदा नदी पूर्व से पश्चिम की ओर प्रवाहित होती है। आप देख रहे हैं पूर्व से पश्चिम की ओर प्रवाहित हो रही है और खंबात की खाड़ी से होती हुई अरब सागर में अपना जल विसर्जित कर रही है। तो एग्जाम में ये भी क्वेश्चन आता है, प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी जो अरब सागर में अपना जल विसर्जित करती है, तो आप बता सकते हैं दक्षिण भारत या प्रायद्वीपीय भारत की नदी जो सबसे लंबी नदी जो अरब सागर में जल विसर्जित करती है वो है नर्मदा। और यदि सिंपल आपसे पूछा जाता है कि दक्षिण भारत की या प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी, तो आपकी गोदावरी होगी। दक्षिण की गंगा भी बोला जाता है, ठीक है। तो दोनों क्वेश्चनों में अंतर है। यहाँ पे पूछा है जो अरब सागर में जल विसर्जित करती है, तो अरब सागर में विसर्जित करने वाली नर्मदा है। और वही क्वेश्चन यदि आता है कि सबसे लंबी नदी वो बंगाल की खाड़ी में विसर्जित कर रही है, गोदावरी नदी, तो यदि ये डिपेंड करता है, क्वेश्चन आप अच्छे से पढ़िएगा फिर उसको आंसर दीजिएगा। तो पहले तो हमने देखा इसका उद्गम कि इसका उद्गम पुष्पराजगढ़ तहसील से, अमरकंटक क्षेत्र से, अनूपपुर जिले से एवं शहडोल संभाग से होता है। दिशाओं की यदि बात करते हैं तो यह नदी पूर्व से लेकर पश्चिम की ओर प्रवाहित होती है। तो बड़ी नदियों की बात करेंगे तो एक नर्मदा और एक ताप्ती, दोनों नदियां प्रायद्वीपीय भारत की हैं, जो बड़ी नदियां हैं जो पूर्व से पश्चिम की ओर प्रवाहित होती हैं। उसके बाद हम बात करते हैं कि यह जो नदी है जो पूर्व से पश्चिम की ओर है, और यदि विसर्जन की बात करेंगे या अवसान की बात करेंगे तो यह नदी खंबात की खाड़ी से होती हुई अरब सागर में अपना जल विसर्जित करती है। अब इनके नामों पर चर्चा करते हैं, इन्हें किन किन नामों से जाना जाता है। तो सबसे पहले तो मैकल सुता, मैकल पर्वत से इनका उद्गम होता है, मैकल पर्वत की पुत्री मानी जाती हैं, तो इन्हें मैकल सुता
उसके पश्चात रेवा, उसके अलावा नामादोस एक नाम एक भूगोलवेत्ता थे टालमी, जिन्होंने इसकी भौगोलिक विशेषताओं के आधार पर इसका नाम नामादोस रखा था। इसके अलावा संगरी, सोमादेवी, ऐसे ही प्रमुख नामों से मां नर्मदा को जाना जाता है। तो ये तो इनके विभिन्न नाम पर हमने चर्चा की। नाम की पश्चात यदि बात करेंगे तो देखिएगा ये एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि ऐसी कौन सी नदी है जो मध्य प्रदेश को उत्तर एवं दक्षिण दो भागों में विभाजित करती है, या मध्य से विभाजक कौन सी नदी है जो विभाजन का कार्य करती है। तो आप देख रहे हो इस मध्य प्रदेश को, उत्तरी मध्य प्रदेश एवं दक्षिणी मध्य प्रदेश को यह नदी दो भागों में विभाजित करती है, अर्थात नर्मदा नदी मध्य प्रदेश को 20 से दो भागों में विभाजित करती है। तो ये विभाजक रेखा का भी कार्य करती है। और यदि भारत के बारे में पूछा जाएगा कि कौन सा क्षेत्र या कौन सा भू आकृति है जो दो भागों में विभाजित करती है, तो विंध्याचल पर्वत मैंने आपको बताया था। और मध्य प्रदेश को पूछा जाएगा तो नर्मदा नदी उत्तरी मध्य प्रदेश एवं दक्षिणी मध्य प्रदेश को दो भागों में विभाजित कर रही है। ये तो हमने इस पर नाम पर चर्चा की, इनके उद्गम एवं अवसान पर चर्चा की। विभाजक रेखा है, इनकी दिशाओं के बारे में हमने बताया कि पूर्व से पश्चिम की ओर प्रवाहित होती है। अब इसके अलावा बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो एग्जाम में आया हुआ है, जो इसके पहले भी हमने रिवर वाले पोर्शन में या टॉपिक में डिस्कस किया था कि प्रायद्वीपीय भारत की दो प्रमुख नदियां, बड़ी नदियां जो डेल्टा का निर्माण नहीं करती, एस्चुरी या ज्वार नदमुख का निर्माण करती हैं। तो एक नदी हमने आपको नर्मदा बताई थी, एक नदी हमने ताप्ती बताई थी। तो यह नर्मदा नदी पूर्व से पश्चिम दिशा की ओर प्रवाहित होती है और अरब सागर में विसर्जित होती है, एवं यह नदी एस्चुरी अर्थात ज्वार नदमुख का निर्माण करती है। यह नदी डेल्टा नहीं बनाती। इनके अलावा छोटी छोटी सी बहुत सारी और भी नदियां हैं जिसके बारे में हमने पहले चर्चा की थी। कर्नाटक राज्य में भी है, केरल राज्य में भी है, तो वो वीडियो आप देखिएगा तो आपको क्लियर हो जाएगा कि नर्मदा ताप्ती के अलावा कौन सी छोटी छोटी नदियां हैं जो अरब सागर में जल विसर्जित करती हैं एवं एस्चुरी का निर्माण करती हैं। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। अब यही क्वेश्चन आता है कि यह नर्मदा नदी कितने राज्यों में प्रवाहित होती है। तो सबसे पहले आप देखेंगे कि यह नदी का मैक्सिमम पोर्शन जो हम बात करेंगे कि पूरी नदी की जो लेंथ की यदि हम पहले बात करें तो लंबाई यदि हम पूछा जाएगा एग्जाम में कि नर्मदा नदी की कुल लंबाई कितनी है, तो नर्मदा नदी की कुल लंबाई 1312 किलोमीटर है। इसमें से 1077 किलोमीटर यह मध्य प्रदेश में प्रवाहित हो रही है। तो यदि बात करेंगे तो मान के चलिए मैक्सिमम जो है, जो प्रवाह है, यह मध्य प्रदेश में है। क्षेत्रफल की यदि बात करते हैं तो 85,930 वर्ग किलोमीटर एरिया में यह नदी प्रवाहित होती है और इसी क्षेत्रफल का 89.9% अर्थात लगभग 90% यह मध्य प्रदेश में प्रवाहित होती है, अर्थात मैक्सिमम पोर्शन इसका कहां पर है, मध्य प्रदेश राज्य में है। अब हम टोटल यदि राज्यों की बात करें तो आप देख रहे हो मैक्सिमम पोर्शन हमारा मध्य प्रदेश में है। उसके पश्चात यह महाराष्ट्र की बॉर्डर को टच करती है अर्थात महाराष्ट्र, और उसके पश्चात गुजरात में जाती है। अर्थात यदि राज्यों की बात करें तो प्रमुख रूप से मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र एवं गुजरात अर्थात 3 राज्यों से होकर यह नदी प्रवाहित होती है। ये तो राज्यों की बात की। एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है जिलों के बारे में, तो ये ध्यान रखिएगा कि मध्य प्रदेश के 15 जिलों से होकर ये रिवर जो है प्रवाहित होती है। तो एग्जाम में कभी कभी जिलों के बारे में भी क्वेश्चन आता है, तो हम इसके उद्गम से लेकर अवसान तक किन किन जिलों से होकर ये रिवर, ये नदी प्रवाहित हो रही है, उसको हम देखते हैं डायग्राम में और उस पर चर्चा करते हैं। देखिए सबसे पहले तो हमने आपको बताया था इसका उद्गम अनूपपुर जिले से होता है। तो पहला जिला है अनूपपुर। अनूपपुर से जब आगे बढ़ते हैं तो ये डिंडौरी जिले में आती है। डिंडौरी के पश्चात मंडला जिले में आती है। मंडला के पश्चात हमारे जबलपुर जिले में आती है। जबलपुर के पश्चात नरसिंहपुर जिले में आती है। नरसिंहपुर के बाद रायसेन, रायसेन के बाद होशंगाबाद, होशंगाबाद के बाद सीहोर, सीहोर के पश्चात हरदा, हरदा के पश्चात देवास, देवास के पश्चात खंडवा, खंडवा के पश्चात खरगोन, खरगोन के पश्चात बड़वानी, बड़वानी के पश्चात धार, धार के पश्चात अलीराजपुर। अर्थात ये 15 जिलों से होकर यह नर्मदा नदी प्रवाहित होती है। यदि आपसे जिलों के बारे में चर्चा की जाए या एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं तो कुल 15 जिलों से होकर नर्मदा नदी प्रवाहित होती है। तो अभी तक हमने जो चर्चा की, हमने इसका उद्गम देखा, हमने इसका अवसान देखा, ये नदी की हमने दिशा देखी, फिर हमने ये देखा कि ये एस्चुरी बनाती है कि डेल्टा बनाती है। उसके पश्चात विभाजक रेखा का कार्य करती है। उसके पश्चात 3 राज्यों में ये नदी प्रवाहित होती है। जिलों की बात की तो 15 जिलों में प्रवाहित होती है। इनके विभिन्न नामों पे हमने चर्चा की। इसके अलावा
नामों के पश्चात हम बात करते हैं इनकी सहायक नदियों की, जिससे एग्जाम में बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। तो यदि हम इनकी सहायक नदियों की बात करें तो नर्मदा नदी की कुल 41 सहायक नदियां हैं, 41 सहायक नदियां हैं। तो कभी कभी एग्जाम में ये भी पूछा जाता है, हालांकि अभी तक पूछा ही नहीं गया है कि नर्मदा की कौन सी सहायक नदी है जो बाएं से मिलती है दाएं से मिलती है, परंतु हमें जानकारी होना चाहिए। तो ये ध्यान रखिएगा, कुल 41 जो सहायक नदियां हैं उनमें से 22 नदियां हैं जो बाएं तट से मिलती हैं, और इसके अलावा जो 19 नदियां हैं ये दाहिने तट से नर्मदा में जल विसर्जित करती हैं या मिलती हैं। अब सबसे पहला क्वेश्चन तो ये उठता है कि बायां तट और दायां तट आप कैसे डिसाइड करोगे। तो ये ध्यान रखिएगा, हमें अपना राइट और लेफ्ट नहीं देखना है, हमें नदी के फ्लो को देखना है कि नदी किस दिशा में उद्गम से अवसान तक किस दिशा में प्रवाहित हो रही है। तो यदि हम नदी की बात करें पूर्व से पश्चिम की ओर प्रवाहित हो रहा है तो ये नदी का राइट ऊपर है, यदि नदी का दायां ऊपर है और नदी का बायां नीचे है, अर्थात ये नदियां जो ऊपर से आ रही हैं सहायक नदियां, ये इनकी दाहिने तट से मिलने वाली नदियां हैं, और जो दक्षिण से लेकर ऊपर उत्तर की ओर आ रही हैं प्रवाहित हो रही हैं इसमें मिल रही हैं, ये बाएं तट से मिलने वाली नदियां हैं। तो एक बार हम डायग्राम में देखते हैं, हमें पूरी 41 नदियों के बारे में जानकारी नहीं, लेकिन कुछ प्रमुख नदियां, सहायक नदियां जिन पर महत्वपूर्ण परियोजनाओं का निर्माण हुआ है, महत्वपूर्ण परियोजना चलाई जा रही हैं, उन परियोजनाओं पर हम चर्चा करते हैं और उनसे संबंधित महत्वपूर्ण बिंदु जो एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं हम उनको देखते हैं। देखिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अनूपपुर जिले से प्रवाहित हुई, फिर डिंडौरी जिले में आई, डिंडौरी जिले के पश्चात जब मंडला जिले में यह प्रवेश करती है तो मंडला में आपको पता है कि मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा और प्रथम राष्ट्रीय उद्यान कान्हा नेशनल पार्क, इस कान्हा नेशनल पार्क से एक नदी प्रवाहित होती है बंजर नदी। आपने कान्हा राष्ट्रीय उद्यान के बारे में जब पढ़ा होगा तो उसमें लिखा है कि यहाँ हालो एवं बंजर घाटियां स्थित हैं, अर्थात कान्हा से बंजर नदी प्रवाहित होती है। तो इसी कान्हा राष्ट्रीय उद्यान से एक नदी प्रवाहित होती है बंजर नदी। ये बंजर नदी में एक उसकी सहायक नदी आकर आती है थावर नदी। तो ये बंजर नदी और थावर नदी, मतलब थावर नदी बंजर नदी में मिलकर आकर मंडला में यह नर्मदा नदी में आकर मिल जाती है। तो आपने नाम सुना होगा थावर परियोजना का, तो मंडला में नर्मदा नदी पर थावर परियोजना चल रही है आपकी। तो दो नदियां सबसे पहले यदि हम बात करेंगे तो ये हमारे बाएं तट से मिलने वाली नदियों में बंजर नदी पहली नदी हो गई और उसकी सहायक नदी थावर नदी मंडला में आकर ये नर्मदा नदी में मिल जाती है। उसके पश्चात आगे जाते हैं तो जबलपुर में बहुत ही महत्वपूर्ण परियोजना चल रही है रानी अवंतीबाई सागर परियोजना। तो रानी अवंतीबाई सागर परियोजना जो है ये बरगी नदी पर स्थित है, जहां पर बरगी डैम बना हुआ है। तो ये बरगी नदी जो है यह बरगी नदी आकर जबलपुर में मिलती है और बरगी नामक स्थान है, ग्रामीण क्षेत्र है, यहाँ पर रानी अवंतीबाई सागर परियोजना चल रही है। अर्थात बरगी नदी यह बाएं तट से मिलने वाली दूसरी प्रमुख सहायक नदी हो गई आपकी। उसके पश्चात एक शक्कर नदी है, यह शक्कर नदी आकर नरसिंहपुर के पास में आपका नर्मदा में अपना जल विसर्जित करती है और नर्मदा नदी में आकर मिल जाती है। तो अगली प्रमुख सहायक नदी हो गई आपकी शक्कर। उसके पश्चात मोस्ट आईएमपी होशंगाबाद में पचमढ़ी की पहाड़ियों से एक नदी का उद्गम होता है, वह नदी होशंगाबाद में आकर नर्मदा में मिल जाती है, उस नदी का नाम है तवा नदी। अब तवा नदी से बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो एग्जाम में कई बार आता है कि नर्मदा की सबसे लंबी सहायक नदी कौन सी है। तो नर्मदा की सबसे लंबी सहायक नदी है आपकी तवा नदी। और दूसरा क्वेश्चन एग्जाम में इससे आता है कि मध्य प्रदेश का सबसे लंबा नदी पुल किस नदी पर है या किस नाम से है। तो तवा नदी पुल बोल सकते हैं आप, या तवा पुल जो है ये तवा नदी पर बनाया हुआ है जो नर्मदा की सबसे लंबी सहायक नदी है। तो ये एग्जाम में क्वेश्चन कई बार आ चुके हैं कि सबसे लंबा नदी पुल किसका है, तवा है। परियोजना भी यहाँ पर चल रही है आपकी तवा परियोजना के नाम से, पचमढ़ी की पहाड़ी से यह नदी उद्गमित होती है और होशंगाबाद के पास में यह नर्मदा में मिल जाती है। अब आगे बढ़ते हैं हम। तवा नदी के पश्चात में आता है प्लेस आपका खंडवा, ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण है, इस एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। देखिए जो भी फैक्ट आपको बता रहा हूँ ये सब एग्जाम में तो कुछ क्वेश्चन आए हुए हैं और कुछ के आने की संभावना है, ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, इनको आप ध्यान से सुनिएगा। एक बार फिर से लास्ट में मैं रिवाइज कर दूंगा। अब आगे चलते हैं खंडवा में एक बहुत ही महत्वपूर्ण डैम बनाया हुआ है इंदिरा सागर बांध परियोजना खंडवा के पुनासा जिला, आपने नाम सुना होगा, वहां पर स्थापित है। इसमें जो आने वाला क्वेश्चन है कि मध्य प्रदेश का सबसे ऊंचा बांध, यदि एमपी के सबसे ऊंचे बांध की बात करेंगे जो 92 मीटर ऊंचा है, इसका नाम है इंदिरा सागर बांध। 1984 में माननीय प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के द्वारा इस बांध का लोकार्पण किया गया था और 1992 में
ये जो है बांध का काम कंप्लीट हुआ और बांध जो है इसने कार्य करना प्रारंभ हुआ। तो यह मध्य प्रदेश का सबसे ऊंचा बांध है। दूसरा महत्वपूर्ण क्वेश्चन, भारत का सबसे बड़ा जलाशय, अर्थात वाटर स्टोरेज कैपेसिटी की बात करेंगे तो भारत का भी सबसे बड़ा जलाशय इंदिरा सागर जलाशय है, जो कि यहीं खंडवा में स्थित है। इसके अलावा मध्य प्रदेश का एक प्रमुख बहुत ही इंपॉर्टेंट प्लेस है जहां की जल महोत्सव का आयोजन होता है, वाटर स्पोर्ट का आयोजन होता है। आपने नाम सुना होगा हनुवंतिया टापू। यह हनुवंतिया टापू, यहाँ पर जल महोत्सव का आयोजन होता है और इस हनुवंतिया टापू को मध्य प्रदेश का गोवा भी कहा जाता है। तो ये एग्जाम में सारे क्वेश्चन आपके आने वाले हैं। इसके पश्चात हम आगे आते हैं तो खरगोन की यदि हम बात करेंगे तो एक कुंडा नदी है। कुंडा नदी आकर खरगोन के पास में नर्मदा में मिल जाती है। उसके पश्चात यदि हम देखिए, अभी तक हमने महत्वपूर्ण नदियों की बात की है, तो एक बार फिर से हम रिवाइज करते हैं कि नर्मदा नदी में बाएं तट से मिलने वाली प्रमुख नदियां कौन कौन सी हो गई। पहली हो गई थावर नदी, दूसरी हो गई बंजर नदी, ठीक है। इसके अलावा फिर आपकी बरगी नदी, फिर शक्कर नदी, तवा नदी के बाद में कुंडा नदी। मतलब ये नदियां जो है ये महत्वपूर्ण नदियां, बड़ी नदियां हैं जिनसे एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। और इसके अलावा जबलपुर में जिस नदी की मैंने आपकी बात की थी, जबलपुर में एक करंट से भी क्वेश्चन आता है कि जबलपुर के अंतर्गत नर्मदा में एक तट बना हुआ है ग्वारी घाट, जहां की इसी ग्वारी घाट, नर्मदा नदी में ग्वारी घाट के अंतर्गत 24 फरवरी 2020 को गौ महाकुंभ का आयोजन किया गया था। तो ये भी पूछा जा सकता है क्वेश्चन आपसे, क्योंकि करंट का क्वेश्चन है। 24 फरवरी 2020 को नर्मदा नदी पर ग्वारी घाट तट पर या ग्वारी घाट पर गौ महाकुंभ का आयोजन किया जाता है। तो ये सारी को हमने बाएं तट से मिलने वाली नदियों पर चर्चा की। अब हम दाहिनी तट से मिलने वाली नदियों पर चर्चा करेंगे। तो दाहिनी तट पर हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं। अलीराजपुर, आपको पता है कि हमारे मध्य प्रदेश का सबसे पश्चिमी जिला है। इस पश्चिमी जिला अलीराजपुर में हथनी नदी, जिसे हम चंद्रशेखर नदी या चंद्रशेखर परियोजना के नाम से भी जानते हैं, यह नदी यहाँ पर नर्मदा में मिल जाती है। उसके पश्चात धार जिले में मान नदी आकर इसमें मिलती है। उसके पहले बहुत ही महत्वपूर्ण नदी है चोरन नदी, जो खंडवा के पास में आकर आपका देवास से होती हुई आती है और खंडवा के पास आकर ये चोरन नदी आकर इसमें मिल जाती है। तो एग्जाम में कई बार क्वेश्चन आता है कि इंदौर जो शहर है उसको पानी किस नदी से प्राप्त होता है या कौन सी नदी इसको उपलब्ध कराती है। तो ध्यान रखिएगा, ये चोरल नदी जो है ये इंदौर को जल उपलब्ध कराती है। तो चोरल परियोजना जो है आपकी, ये चोरल परियोजना आपकी ये देवास से होती हुई जाकर खंडवा के पास उस परियोजना का निर्माण किया गया है। इसके बाद में नेक्स्ट टॉपिक में नदियों से संबंधित विभिन्न परियोजनाओं का अलग से वीडियो बनाऊंगा, तो डिटेल में इसके बारे में बता दूंगा। अभी जो भी मैं पॉइंट्स आपको बता रहा हूँ ये सारे एग्जाम में आने वाले क्वेश्चन हैं कि इंदौर को जल उपलब्ध कराने वाली नदी है चोरन नदी, जो नर्मदा की दाएं तट से मिलने वाली सहायक नदी है। उसके पश्चात आगे जाते हैं तो सीहोर के पास में एक बहुत ही महत्वपूर्ण नदी आकर इसमें मिलती है जिसका नाम है कोलार नदी, जिस पर कोलार परियोजना चल रही है। तो ये कोलार नदी जो है ये भोपाल को जल उपलब्ध कराती है। तो क्वेश्चन पूछा जाता है कि भोपाल शहर को जल किस नदी से प्राप्त होता है या उपलब्ध कराती है। तो कोलार नदी जो है ये भोपाल को जल उपलब्ध कराती है। उसके अलावा बारना नदी रायसेन के पास आकर नर्मदा नदी में मिल जाती है। इसी बारना नदी में बारना परियोजना जो है ये चल रही है। इसके अलावा रायसेन के पास ही हिरण नदी आकर नर्मदा नदी में मिल जाती है। तो ये सारी नदियां जो हैं ये हमारी दाएं तट से मिलने वाली प्रमुख नदियां हैं। इनके अलावा अब हम नदियों, सहायक नदियों के अलावा हम चर्चा करते हैं जलप्रपात की या प्रमुख वाटरफॉल जो इस नर्मदा नदी पर बने हुए हैं। तो इनके उद्गम से ही बात करते हैं। इनके उद्गम यानी अनूपपुर जिले में ही अमरकंटक क्षेत्र में पहाड़ी पर ही जो महत्वपूर्ण वाटरफॉल है, जैसे दुग्धधारा, इसके अलावा कपिल धारा के अलावा शंभू धारा, लक्ष्मण धारा, पंचधारा, इस प्रकार के बहुत सारे प्रमुख जलप्रपात जो हैं इनका निर्माण अनूपपुर जिले में हुआ है, जहां से अमरकंटक क्षेत्र से नर्मदा नदी का उद्गम होता है। उसके पश्चात नर्मदा नदी जब आगे बढ़ती है तो आगे बढ़ने के बाद जबलपुर में बहुत ही महत्वपूर्ण विश्व प्रसिद्ध धुआंधार जलप्रपात का निर्माण इस नर्मदा नदी पर होता है। इसके पश्चात ये नदी जब आगे बढ़ती है तो खंडवा में बहुत ही महत्वपूर्ण दर्दी एवं मानधार जलप्रपात
दर्दी एवं मांधार जलप्रपात का निर्माण ये खंडवा में करती है। खंडवा के आगे खरगोन, जिसे हम महेश्वर क्षेत्र के नाम से जानते हैं, यहाँ पर बहुत ही महत्वपूर्ण जलप्रपात सहस्त्रधारा जलप्रपात का निर्माण नर्मदा नदी पर होता है। इस खरगोन को महेश्वर आपने नाम सुना होगा। इंदौर हमारा जो है अहिल्याबाई होलकर की राजधानी है, खेल राजधानी या आर्थिक राजधानी के नाम से जाना जाता है। होलकर वंश की स्थला क्षेत्र रहा है, राज्य किया होलकर वंश ने। तो होलकर वंश में अहिल्याबाई होलकर ने इसी महेश्वर को, जहां सहस्त्रधारा जलप्रपात है, अपनी राजधानी बनाया था। तो यह जलप्रपात का निर्माण महेश्वर में होती है। इसके पहले इसी नर्मदा नदी की सबसे लंबी सहायक नदी तवा नदी पर बहुत ही महत्वपूर्ण प्रसिद्ध जलप्रपात हैं, जैसे डचेस फॉल, उसके अलावा अप्सरा जलप्रपात, फिर है रजत जलप्रपात, फिर है बी फॉल, इसके अलावा जमुना जलप्रपात। ये सारे जलप्रपातों का निर्माण तवा नदी पे होता है। यह तवा नदी पचमढ़ी की पहाड़ी से निकलती है और होशंगाबाद के पास में नर्मदा नदी में मिल जाती है या अपना जल विसर्जित करती है। तो ये सारे हमने प्रमुख जलप्रपातों की भी बात की। एक बार जलप्रपातों को हम फिर से रिवीजन करते हैं। सबसे पहले जहां नर्मदा नदी का उद्गम होता है वहां पर ही कपिल धारा, उसके अलावा दुग्ध धारा, उसके अलावा शंभू धारा, फिर है पंचधारा, उसके अलावा लक्ष्मण धारा। इन जलप्रपातों का निर्माण करती है अनूपपुर जिले में। उसके बाद जबलपुर में आती है तो विश्व प्रसिद्ध धुआंधार जलप्रपात का निर्माण करती है। उसके पश्चात खंडवा में दर्दी एवं मांधार दो प्रमुख जलप्रपातों का निर्माण करती है। उसके पश्चात महेश्वर यानी खरगोन में बहुत ही महत्वपूर्ण सहस्त्रधारा जलप्रपात का निर्माण ये नर्मदा नदी पर होता है। तो ये नर्मदा नदी से संबंधित महत्वपूर्ण सारे बिंदुओं पर हमने चर्चा की थी। अब कुछ क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण जो एग्जाम में आ सकते हैं, इनकी संभावना है। तो सबसे पहले वर्ष 2017 में नर्मदा नदी को जीवित नदी का दर्जा प्रदान किया। जीवित नदी से तात्पर्य है एक जीवित व्यक्ति को जो भी अधिकार प्राप्त हैं वो सारे अधिकार इस नदी को भी दिए जाएंगे। इस नदी में यदि प्रदूषण होता है या किसी भी प्रकार की अनैतिक गतिविधियां होती हैं तो उससे संबंधित जो आपका बोर्ड है नर्मदा नदी का, वो आपको दंडित कर सकता है या कोर्ट की शरण ले सकता है। अतः 2017 में इस नर्मदा नदी को जीवित नदी का दर्जा प्रदान किया गया है। इसके अलावा यदि हम बात करेंगे 11 दिसंबर 2016 को इस नर्मदा नदी को संरक्षित रखने और इसके प्रदूषण को दूर करने के लिए नमामि नर्मदे एक यात्रा जो है प्रारंभ की गई थी, जो 11 दिसंबर 2016 को प्रारंभ की गई थी और 15 मई 2017 को इस यात्रा का समापन हुआ है, जो लगभग 148 दिनों तक लगभग 16 जिलों में यह यात्रा चलती रही। तो कभी कभी एग्जाम में इससे भी क्वेश्चन आ सकता है। तो ये सारे महत्वपूर्ण बिंदु जो हैं नर्मदा नदी से संबंधित, इन पर हमने चर्चा की। एक बार हम फिर से फास्ट रिवीजन करते हैं। सबसे पहले हम नर्मदा नदी की बात करें तो नर्मदा नदी को मध्य प्रदेश की जीवन रेखा कहा जाता है, क्योंकि मध्य प्रदेश की सबसे लंबी नदी है। तो हमारे यहाँ की अर्थव्यवस्था को प्रमुख योगदान है। इसके अलावा एक आध्यात्मिक महत्व भी है नर्मदा नदी का। दूसरी यदि हम बात करें, भारत की हृदय रेखा के नाम से इन्हें जाना जाता है। इनके यदि हम अन्य नामों की बात करें तो मैकलसुता, रेवा एक भूगोलवेत्ता टालमी के द्वारा दिया गया नामादोष। इसके अलावा जैसे हमने जीवन रेखा, मध्य प्रदेश की जीवन रेखा, भारत की हृदय रेखा, संकरी, सोमादेवी, ये अन्य नामों से मध्य प्रदेश में नर्मदा नदी को जाना जाता है। दिशा की यदि हम बात करते हैं तो यह पूर्व से पश्चिम की ओर प्रवाहित होने वाली नदी है। जैसे नर्मदा और ताप्ती दो बड़ी नदियां हैं। तीसरा, ये नदी ऐश्वरी या ज्वार नदमुख का निर्माण करती है। चौथा पॉइंट, इसकी लंबाई, कुल लंबाई की यदि हम बात करते हैं तो कुल लंबाई इसकी है 1312 किलोमीटर, जिनमें से 1077 किलोमीटर यह मध्य प्रदेश में प्रवाहित होती है। अब हम राज्यों की बात करें तो 3 राज्य मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र एवं गुजरात, 3 राज्यों में प्रवाहित होती है। जिलों की बात करें तो 15 जिले, नर्मदा के उद्गम से अवसान तक 15 जिलों में यह नदी प्रवाहित होती है। उसके पश्चात यह नदी पर महत्वपूर्ण परियोजनाएं हैं, जो अब नेक्स्ट वीडियो में हम डिटेल में पढ़ेंगे। उसको जलप्रपातों के बारे में हमने आपको बता दिया। क्षेत्रफल की यदि बात करेंगे हम तो 85,930 वर्ग किलोमीटर में 85,930 जो वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में ये नदी जो है विस्तारित है, जिसमें से 89.9% जो है यह मध्य प्रदेश में प्रवाहित होती है। इसके अलावा इनकी सहायक नदियों की बात करें तो इनकी कुल 41 सहायक नदियां हैं, जिनमें से बाएं तट से 22 नदियां एवं 19 नदियां दाहिने तट से मिलती हैं।
इन सारी नदियों पर हम पहले ही सहायक नदियों पर चर्चा कर चुके हैं। अब प्रमुख नदियों के बारे में चर्चा करें तो सबसे पहले नर्मदा की सबसे लंबी सहायक नदी है तवा नदी। मध्य प्रदेश का सबसे लंबा नदी पुल जो है ये किस पर बना हुआ है? तवा नदी पर बना हुआ है। तवा नदी पचमढ़ी की पहाड़ी से उद्गम होता है और होशंगाबाद के पास नर्मदा में आकर मिल जाती है। इसके बाद दूसरा प्रमुख नर्मदा से संबंधित बिंदु है कि खंडवा में पुनासा नामक स्थान पर इंदिरा सागर बांध का निर्माण किया गया है। यह इंदिरा सागर बांध मध्य प्रदेश का सबसे ऊंचा बांध है। 1984 में इसका लोकार्पण किया गया और 1992 में यह कंप्लीट हुआ। माननीय इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री द्वारा तत्कालीन प्रधानमंत्री के द्वारा इनका लोकार्पण किया गया था और 92 मीटर जो है इसकी ऊंचाई है। इसके अलावा भारत का सबसे बड़ा जलाशय वाटर स्टोरेज कैपेसिटी वाला जो है जलाशय या डैम वो भी इंदिरा सागर बांध है जो खंडवा पुनासा में है। और मध्य प्रदेश में प्रमुख एक टापू है जहां की जल महोत्सव वाटर स्पोर्ट का आयोजन होता है जिसका नाम हनुवंतिया टापू है जिसे मध्य प्रदेश का गोवा कहा जाता है। ये तो हमने महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा की। इसके अलावा वाटरफॉल एक महत्वपूर्ण बिंदु हम आपको और बता दें, यदि इसके प्रवाह का प्रतिरूप या प्रवाह का पैटर्न पूछा जाता है तो ये जो नर्मदा नदी जो बह रही है प्रवाहित हो रही है ये वृक्षनुमा प्रणाली है या डेंड्रिक पैटर्न बोला जाता है अर्थात झाड़ी नुमा। आप देख रहे होंगे झाड़ी नुमा। यदि इसकी प्रणाली की बात करें तो ये नदियां हैं, इस नदी को हम तना मान सकते हैं और छोटी छोटी सहायक नदियां इससे निकल रही हैं तो दोनों साइड में एक झाड़ीनुमा आकृति बना रही है अर्थात ये प्रवाह का कैसा प्रतिरूप है, कैसी प्रणाली है। तो नर्मदा नदी पूछ सकते हैं, नर्मदा नदी जो है प्रणाली है या अपवाह प्रतिरूप है तो वृक्षनुमा प्रवाह प्रणाली है या डेंड्रिक पैटर्न है। तो ये तो नर्मदा नदी से संबंधित सभी महत्वपूर्ण बिंदुओं पर हमने चर्चा की। इससे संबंधित यदि आपको कोई भी डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में आप पूछ सकते हैं जिससे कि और आपको जो भी मन में डाउट कुछ क्वेश्चंस ऐसे होंगे जो क्लियर नहीं हो पा रहे हैं तो कमेंट बॉक्स में आप पूछ सकते हैं। यदि आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो प्लीज लाइक करें, सब्सक्राइब करें और इसे शेयर करें जिससे आगे भी मैं इस पर आपकी वीडियो बना सकूं। अभी बीच में हम इंडियन ज्योग्राफी के साथ साथ मध्य प्रदेश के भी महत्वपूर्ण सभी टॉपिक को प्री एवं मेंस दोनों के अकॉर्डिंग हम समझेंगे और मेंस में इसमें कैसे राइटिंग करना है उस पर भी हम आगे डिस्कस करेंगे। थैंक यू वेरी मच।